नमस्कार। कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जो कि पूर्वी भारत में भारत की राजनीतिक दृष्टि से शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। सर्वाधिक सीटें हैं पूर्वी भारत में। क्या वहां की सत्ता 2026 में बदलने वाली है? यह इस पर डिपेंड करता है कि 2024 में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बनी हैं उसको देखते हुए ऐसा माना जा सकता है या माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को कुछ राजनीतिक नुकसान हुआ है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो नहीं पाया है। बात चल रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही गठबंधन हो जाएगा और कुछ जो अति उत्साही समर्थक हैं कांग्रेस के, तो उनका ऐसा मानना है कि वहां 5 से 8 सीट तक ममता बनर्जी दे सकती हैं। जबकि ममता बनर्जी बहुत पहले यह बात क्लियर कर चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को वो अधिकतम 2 सीटें दे सकती हैं। 2 से ज्यादा सीटें वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में देने नहीं जा रही हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह मानना कि वहां पर ममता बनर्जी 5 से 8 सीटें बस कांग्रेस को दे देंगी, यह थोड़ा ज्यादा लगता है। और यदि कांग्रेस 2 या 3 सीट पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाती है तो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। गठबंधन होने से जहां ममता बनर्जी की ताकत में थोड़ा इजाफा होगा, वहीं चूंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां की, वो काफी कमजोर हो जाएंगी। अभी भी काफी कमजोर है लेकिन फिर और कमजोर हो जाएंगी। कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जिस तरह का 36 का आंकड़ा है, उसको देखते हुए जो वोटर अब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बचे हुए हैं वह ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं करेंगे। ममता को हराने के उद्देश्य से वह ऐसा भी कर सकते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ, कि वो भाजपा को वोट कर दें, तो उससे भाजपा की भी ताकत कुछ बढ़ सकती है। अब बात यह आती है कि लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन कैसे होगा। तो पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहां पर हमेशा पहले लोकसभा चुनाव सत्ताधारी पार्टी हारी है, उसके बाद वहां पर विधानसभा में परिवर्तन हुआ है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में 18 सीट जीत पाई थी। यद्यपि उससे पहले जो उसकी स्थिति थी उसको देखते हुए उसे बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है। लेकिन जब 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए तो वही रिजल्ट जो लोकसभा में था वह विधानसभा में सामने नहीं आया। विधानसभा में पार्टी को ठीक वोट मिला, पिछले विधानसभा चुनावों से तुलना करें तो बहुत ज्यादा मिला। सीटों के अनुपात को देखा जाए तो सीटें मेरे ख्याल से करीब करीब 17 गुना, नहीं 17 क्यों बल्कि 23 गुना बढ़ गई। 3 सीटें थी और उनकी 69 हो गई, तो 23 गुना सीटें बढ़ गई। और जो उनका वोट प्रतिशत था पिछले विधानसभा में उसकी तुलना में काफी बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो 2-3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के फोकस में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि उसकी सीटों की संख्या पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा काफी अच्छी आ सकती है, उनमें से एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी
25 से ऊपर सीटें लेकर के आती है। वैसे मेरा मानना यह है कि अगर 28 या 29 सीट जीतने में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कामयाब हो गई, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना लगभग निश्चित हो जाएगा। लेकिन यदि 25 से ऊपर सीटें, 25 या उससे ऊपर सीटें जीतने में भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, तो भी बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगी इस बात की कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो शासन रहा है, जो उनका ये तीसरा टर्म चल रहा है, उसका अंत हो जाए। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, तब भी काफी कुछ इसी तरह की स्थितियां पैदा हुई थी। यद्यपि उन्होंने जो सिंगूर वाले मसले को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चलाया था, और उसमें जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं वह पूरी तरह से उनके साथ हो गए थे, और उससे वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो मतदाता था वह किसान और मजदूर ही था। और वैसे भी पश्चिम बंगाल की स्थिति करीब करीब यही है कि वहां पर छोटा तबका बहुत है, गरीबी बहुत है, और उसको देखते हुए तो वहाँ जो शासन किया कम्युनिस्ट पार्टियों ने करीब 35 साल, वो इसी के दम पर किया कि वो किसान मजदूर की बात करते थे और लोग वहां पे संतुष्ट रहते थे। एक चीज जो पश्चिम बंगाल के लिए एक अभिशाप के समान है, वह है वहां के मतदाता में भय। पश्चिम बंगाल भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाया। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि विदेशियों से स्वतंत्र नहीं हो पाया, बल्कि वहां की जो जनता है वह स्वतंत्र नहीं हो पाई। एक पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, उन्होंने मुझको बहुत पहले बताया था, करीब 30 साल पहले, कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको अपना मकान बनाने के लिए जमीन खरीदनी है, तो आपको सत्ताधारी दल, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, तो सत्ताधारी दल से आपको बात करनी पड़ेगी, तो आप जमीन खरीद सकते हैं, मतलब प्लॉट खरीद सकते हैं। आपको मकान बनाना है तो सत्ताधारी दल के जो लोकल लीडर हैं वो आपको बताएंगे कि आपको मटेरियल कहाँ से लेना है, सीमेंट कहाँ से लेनी है, ईंट कहाँ से लेनी है, गिट्टी कहाँ से लेनी है, मोरंग कहाँ से लेनी है, मतलब जो भी मटेरियल उसमें यूज होता है। इवन अगर आपका बना बनाया मकान है और उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, मान लीजिए एक फ्लोर और बनवाना चाहते हैं, तो भी वही स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उस समय पर हमको बताया था कि पश्चिम बंगाल में आप बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वह पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। जिन लोगों ने सत्ताधारी दल के विरुद्ध मतदान किया, उनकी चुनाव के बाद या चुनाव परिणाम के बाद क्या स्थिति हुई, किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बस्तियां जला दी गई। तो ये जो वहां डर का माहौल है वह बहुत ज्यादा है। यह तभी दूर हो सकता है जब लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से वहां पे चुनाव जीते। उससे क्या होता है कि जो विरोधी पार्टी होती है, जो लोकसभा का चुनाव जीत लेती है, उसके कार्यकर्ताओं में भी जोश आ जाता है, वह लड़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। केंद्र में उनके पास अगर सत्ता है तो थोड़ा सा आत्मबल भी उनके अंदर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 25 सीट या उससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मतलब 26-27 तक, तो सत्ता परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही सीट 28+ हो जाती है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि ममता बनर्जी के, मैं तो कुशासन ही कहूंगा, कि ममता बनर्जी के कुशासन का अंत 2026 में हो जाएगा। और यदि उन्होंने जिस तरह की घटनाएं अभी पश्चिम बंगाल में हो रही हैं और जिस तरह की राजनीति वो कर रही हैं, अगर ऐसी ही करती रहीं, तो हो सकता है कि उससे पहले भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर पश्चिम बंगाल की सरकार को भंग कर दिया जाए और सत्ता उनके हाथ से पहले ही चली जाए। यद्यपि इसकी संभावना बहुत कम है। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार या मोदी सरकार, जो भी आप कहना चाहें, उसके रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।
लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां उत्पन्न होती जा रही हैं, अभी जिस तरह से संदेश खाली का मसला आया, ऐसी घटनाएं वहां अक्सर होती रहती हैं, कुछ मीडिया में प्रचारित हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर भय का बहुत ज्यादा माहौल है। सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, नेता से मेरा मतलब जो क्षेत्रीय नेता हैं, मोहल्ले के नेता हैं, कस्बे के नेता हैं, उस टाइप के जो नेता हैं, वह आम पब्लिक को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वहाँ की पूरी जनता भय में रहती है। और कई बार तो मुझको लगता है कि वो शायद वहाँ की जनता को फर्क भी नहीं पड़ता इन सब चीजों से। एक वो होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई एक आदमी होता है, कोई एक लड़का होता है, या कोई एक इंसान आप कह लीजिए होता है, और वो गली में निकलता है तो गली में बैठा हुआ कोई भी आदमी उसको गालियां दे देता है, और उसके मोहल्ले के बहुत सारे लोग मतलब उसको बिना गाली दिए बात ही नहीं करते। कहीं कई बार ऐसा होता है कि कोई एक लड़का होता है, या मतलब आदमी ही मान लो, कि वो आ रहा है तो उसको थप्पड़ ही मार दिया, एक ने मारा, थोड़ी दूर बढ़ा, थोड़ी दूर में दूसरे ने मार दिया, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो उस चीजों का इतना हैप्चुअल हो जाता है, यूं कह लीजिए कि यूज टू हो जाता है, कि उसको फिर वो गालियां, वो थप्पड़, वो सारी चीजें, मतलब उसका एहसास होना बंद हो जाता है कि इन्होंने मुझको थप्पड़ मार दिया या इन्होंने मुझको गाली दे दी। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति काफी हद तक वैसी ही हो गई है, कि वहां के जो नेता हैं वो पब्लिक को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, और पब्लिक इस बात को महसूस ही नहीं करती कि हम कि उनको टॉर्चर किया। उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो होना ही होना, ये तो होता ही है, इसमें नया क्या है, या इसमें अपमानित होने जैसा क्या है, इसमें गैर कानूनी क्या है, ऐसा उनको कुछ लगता ही नहीं है। वो इतने यूज टू हो गए हैं उन सब चीजों को लेकर के, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता इतने इतने लंबे समय तक इतने खराब माहौल के बावजूद चलती रहती है। मुझे नहीं याद है, कम से कम मैं पिछले 35 साल के आसपास हो गया है मैं फॉलो कर रहा हूँ पॉलिटिक्स को। गांव देहात में कभी कभार कुछ होता था कि वो भी मतलब एक खास कोई गरीब वर्ग होता था, या कभी कभी कुछ जो दलित वर्ग के लोग होते थे, या मतलब मोस्टली वो भी गरीब ही होते थे, तो एक गरीब वर्ग होता था तो उसको कोई थोड़ा बहुत प्रताड़ित कर देता था कहीं पे, और ज्यादातर की सूचनाएं नहीं आती थी, ज्यादातर के विषय में कुछ कहा सुनी या मतलब चर्चा नहीं हो पाती थी, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाओं पर चर्चा होती थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो इसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन उस समय जो कुछ घटनाएं भी इस तरह से चर्चित हो जाती थी तो सत्ता पलट जाया करती थी। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव की सरकारें जब जब सत्ता से बाहर हुई, तो वो केवल इसी वजह से हुई। जब एक 1989 वाली सरकार उनकी छोड़ दीजिए, उसके बाद जब वो 93 में सरकार में आए, तो जिस तरह से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश भर के माफिया और गुंडाओं को अपनी पार्टी से टिकट दिया, पश्चिम से लेकर पूरब तक, उनसे मधुर संबंध बनाए, और उनके दम पे उन्होंने सरकार बनाई। उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सरकार चली गई, और जब सरकार गई तो बुरी तरीके से गई। अगली बार जब चुनाव हुआ तो वो सत्ता में नहीं आए। जब 2003 में 2002 में जब चुनाव हुआ, तो 2002 में तो मायावती ने सरकार बनाई थी, और उसके बाद कुछ दिन उनका झगड़ा चलता रहा। फिर जब 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, 2007 तक रहे, तो उस समय भी स्थिति वही थी। लोग इतने परेशान हो गए कि लोगों ने पूरी तरीके से तय कर लिया कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं लाना, बाकी कुछ भी हो। और उसी समय पर मायावती ने एक नारा दिया था, बड़ा आक्रामक नारा था, कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 1991 में जो सरकार बनी थी कल्याण सिंह की, उसके बाद 2007 में, यानी कि करीब 16 साल बाद, कोई सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई।
अन्यथा कोई सरकार बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई, जोड़ तोड़ करके आई, सहयोग समर्थन लेकर के आई। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इतने लंबे समय तक लोग ये सब बर्दाश्त करते रहते हैं। तो मुझे यही लगता है, चूंकि पहले कांग्रेस के नेता ये करते रहे, बाद में कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता ये करते रहे, और अब वही हाल तृणमूल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो शायद अब चूंकि जमाना थोड़ा बदल चुका है, उस समय अखबारों में खबरें नहीं छपने दी जाती थी तो लोगों को लगता था नहीं यही हो रहा है और जगह नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कुछ भी घटित होता है थोड़ी देर में सामने आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल इस बार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देगा वह तय कर देंगे कि विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। 2026 में ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में लौटेंगी या उनकी विदाई होगी। इस चर्चा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।